16 दिसंबर 2012 की वह काली रात, जब दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल भारत की राजधानी को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। यह कहानी है एक 23 वर्षीय युवती की, जिसे दुनिया ने बाद में निर्भया के नाम से जाना। यह कहानी साहस की थी, लेकिन साथ ही क्रूरता, अन्याय और समाज की कमियों की भी। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा, जो नारी सुरक्षा, कानून और सामाजिक बदलाव की मांग के साथ गूंज उठा। 16 दिसंबर 2012, दिल्ली की ठंडी सर्द रात। साकेत के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में एक मल्टीप्लेक्स थिएटर में दो दोस्त, ज्योति सिंह, जो बाद में निर्भया के नाम से जानी गई, और अवनिंद्र पांडे, हॉलीवुड फिल्म लाइफ ऑफ पाई देखकर बाहर निकले। समय रात के करीब 8:30 बजे थे। ज्योति एक 23 साल की फिजियोथेरेपी इंटर्न, एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जो उत्तर प्रदेश के बलिया से थी। उनके पिता बद्रीनाथ सिंह ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत की थी। ज्योति का सपना था डॉक्टर बनने का, और वह अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही थी। अवनिंद्र, उसका दोस्त, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों ने हंसी मजाक के साथ फिल्म देखी और अब घर लौटने की तैयारी में थे। मॉल के बाहर रात का सन्नाटा गहरा रहा था। दिल्ली की सर्द हवाएं चल रही थीं और सड़क धीरे धीरे सुनसान हो रही थी। दोनों ने पहले एक ऑटो लिया, जो उन्हें मुनिरका बस स्टॉप तक छोड़ गया। यहाँ से उन्हें अपने घर पालम के लिए बस पकड़नी थी। सड़क पर एक सफ़ेद रंग की प्राइवेट बस खड़ी थी, जिसके सामने लिखा था यादव ट्रांसपोर्ट। बस का कंडक्टर, एक जवान लड़का, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, पालम पालम, जल्दी चढ़ो। ज्योति और अवनिंद्र को यह बस उपयुक्त लगी। समय बचाने के लिए और शायद ठंड से बचने के लिए दोनों ने उस बस में चढ़ने का फैसला किया। यह वह क्षण था जब उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बस में चढ़ते ही ज्योति और अवनिंद्र को कुछ असहजता महसूस हुई। बस में पहले से ही 5 लोग मौजूद थे, 4 पुरुष और एक नाबालिग लड़का। ड्राइवर राम सिंह एक कठोर चेहरा लिए बस चला रहा था। कंडक्टर मुकेश सिंह ने टिकट काटा और दोनों को पीछे की सीट पर बैठने को कहा। अन्य 3 लोग, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर, बस की सीटों पर बिखरे हुए थे। बस में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ज्योति और अवनिंद्र ने इसे सामान्य समझा। दिल्ली में प्राइवेट बसें आम थीं और रात के समय यात्री कम होना कोई नई बात नहीं थी। बस धीरे धीरे दिल्ली की सड़कों पर चलने लगी। मुनिरका से होते हुए यह हौस खास की ओर बढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अवनिंद्र को कुछ गलत होने का आभास हुआ। बस का रास्ता बदल रहा था। वह पालम की ओर नहीं, बल्कि किसी सुनसान इलाके की ओर जा रही थी। अवनिंद्र ने ड्राइवर से सवाल किया, यह बस कहाँ जा रही है? जवाब में उसे केवल ठहाके सुनाई दिए। बाद में सवार उन 5 की आंखों में अब एक शिकारी जैसी चमक थी। अचानक बस की लाइटें बंद हो गईं। कंडक्टर मुकेश और अन्य तीनों ने अवनिंद्र पर अचानक से हमला कर दिया। लोहे की रॉड, डंडों से उसे बेरहमी से पीटा। ज्योति ने अपने दोस्त को बताने की कोशिश की, लेकिन वह अकेली थी और सामने 5 शैतान। अवनिंद्र को बेहोश कर बस के एक कोने में फेंक दिया। अब निशाना थी ज्योति। ज्योति ने प्रतिरोध किया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी चीख शहर में ना गूंजे, कोई सुन ना पाए, इसीलिए एक सुनसान जगह पर वो बस लाई गई थी। उस सुनसान जगह पर बस के अंदर अपने नाखूनों से हमलावरों को
निर्भया लड़की ने खरोंचा, लेकिन वह 5 दरिंदों के सामने बेबस थी। एक एक करके राम सिंह, विनय, पवन, अक्षय और यहाँ तक कि उस नाबालिग लड़के ने भी उस पर हमला किया। यह केवल बलात्कार नहीं था, यह क्रूरता की पराकाष्ठा थी। उन्होंने ज्योति के साथ न केवल शारीरिक अत्याचार किया, बल्कि एक लोहे के रॉड से उसके शरीर को तहस नहस कर दिया। उसकी आंतें तक बाहर निकल आईं। बस जो अब एक चलता फिरता नरक बन चुकी थी, दिल्ली की सड़कों पर बिना रुके दौड़ रही थी। लगभग 1 घंटे तक यह अमानवीय कृत्य चलता रहा। ज्योति की चीखें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गईं। उसका शहर खून से लथपथ था और उसकी सांसें टूट रही थीं। आखिरकार दरिंदों ने उसे और अवनिंद्र को मृत समझकर दिल्ली के महिपालपुर फ्लाईओवर के पास सड़क पर फेंक दिया। नग्न और ठंड में ठिठुरते हुए दोनों सड़क के किनारे पड़े थे, जबकि बस रात के अंधेरे में गायब हो गई। बस, कंडक्टर, ड्राइवर, 4 पुरुष और एक नाबालिग लड़का अब उस बस के सहारे गायब हो चुके थे। रात के करीब 11 बजे एक राहगीर ने सड़क किनारे 2 शरीर देखे। वे शरीर सड़क किनारे पड़े हुए थे बदहवास। वह चौंक गया। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। दिल्ली पुलिस की एक गश्त गाड़ी मौके पर पहुंची। ज्योति और अवनिंद्र को तुरंत सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने ज्योति की हालत देखी और डॉक्टरों के तले पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंतें बाहर थीं और कई अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त थे। अवनिंद्र की हालत भी गंभीर थी, लेकिन वह होश में था और उसने पुलिस को घटना का विवरण दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। दिल्ली की सड़कों पर नाकाबंदी की गई। उस सफ़ेद बस की तलाश शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज और अवनिंद्र के बयान पर पुलिस ने बस को 17 दिसंबर की सुबह ट्रेस कर लिया। बस का मालिक दयानंद यादव था और ड्राइवर राम सिंह को हिरासत में लिया गया। एक एक करके सभी 6 आरोपियों राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और एक नाबालिग लड़का, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही यह खबर फैली, दिल्ली की सड़कों पर मानो आग सी लग गई। लोग सड़कों पर उतर आए। इंडिया गेट, जंतर मंतर और राष्ट्रपति के भवन के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हुए। महिलाएं, पुरुष, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता कभी एक स्वर में चीख रहे थे, हमें न्याय चाहिए। यह केवल एक बलात्कार का मामला नहीं था, यह समाज में गहरे बैठी मानसिकता, पुलिस की लापरवाही, सरकार की नाकामी के खिलाफ विद्रोह था। मीडिया ने इस मामले को निर्भया नाम दिया, जिसका अर्थ है नन्हा साहसी। ज्योति का असली नाम तब तक गुप्त रखा गया। न्यूज़ चैनल 24 घंटे 7 दिन इस मामले को कवर कर रहे थे। सोशल मीडिया, खासकर उस समय ट्विटर पर जस्टिस फॉर निर्भया हैशटैग ट्रेंड करने लगा। लोग अपने गुस्से और दुख को व्यक्त कर रहे थे, अपने अपने ओपिनियन दे रहे थे और लिख रहे थे, हमें अपनी बेटियों के लिए सुरक्षित भारत चाहिए। ऐसे ऐसे नारे गूंज रहे थे। सफदरगंज अस्पताल में ज्योति जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। डॉक्टरों ने कई सर्जरी की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। 26 दिसंबर को उसे बेहतर इलाज के लिए देश से बाहर, क्योंकि देश में उस समय बहुत ही कमी थी, बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस था, सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल भेज दिया गया, क्योंकि भारत में वो सुविधा नहीं उपलब्ध थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बात है 29 दिसंबर 2012 की। सुबह के 4:45 समय था। ज्योति ने अपनी आखिरी सांस ले ली। उसने जिंदगी के सामने घुटने टेक दिए और मौत को स्वीकार कर लिया। उसकी मौत की खबर ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। उसकी इतनी बेरहमी से हत्या की गई थी कि वह सिर्फ कुछ चंद दिनों की ही मेहमान बची थी।
निर्भया केस की सुनवाई दिल्ली की साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुई। अभियोजक पक्ष ने 6 आरोपियों के खिलाफ बलात्कार, हत्या, डकैती और साजिश के आरोप लगाए। सुनवाई के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। नाबालिग आरोपी, जो सबसे क्रूर था, ने कथित तौर पर लोहे की रॉड से ज्योति पर सबसे ज़्यादा हमला किया। राम सिंह, मुख्य आरोपी, ने 2013 में तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। 13 सितंबर 2013 को कोर्ट ने बाकी 4 आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई। नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 3 साल की सज़ा मिली और वह 2015 में रिहा हो गया। सज़ा के खिलाफ अपीलें हुईं, जो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गईं। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में मौत का सज़ा को बरकरार रखा। 7 जनवरी 2020 को दिल्ली की एक अदालत ने 4 दोषियों को फांसी की तारीख तय की। वो तारीख थी 22 जनवरी 2020, लेकिन कानूनी दांवपेच और दया याचिकाओं के कारण यह टलता रहा। आखिरकार 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में 4 दोषियों को फांसी दी गई। वह क्षण था जब निर्भया को 7 साल बाद न्याय मिला। यह बहुत ही क्रूर कहानी है जो निर्भया के साथ हुई। निर्भया कांड ने भारत के कानूनी ढांचे को बदल दिया। केंद्र सरकार ने जस्टिस GS वर्मा समिति का गठन किया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लागू हुआ। इसमें बलात्कार की परिभाषा को व्यापक किया गया, सज़ा को और सख्त किया गया और दोहराने वाले अपराधियों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान जोड़ा गया। सामाजिक स्तर पर इस मामले ने महिलाओं की सुरक्षा पर बहस को तेज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने महिला हेल्पलाइन और पेट्रोलिंग को मजबूत किया, लेकिन सवाल आज भी यही है, क्या भारत की सड़कें महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं?